नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है यूरोप में होने वाला जूस मिशन, डब्बा ट्रेडिंग, नेशनल मिशन जिसमें हम साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में देखेंगे, भारत की रेलवेज, लॉर्ड हार्डन कोलाइजर, जातिवाद से जुड़े कुछ नैतिक मुद्दे। सबसे पहला है हमारा यूरोप का एक जूस मिशन। देखो, जूस का मिशन, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो जूस बना रहे हैं। जूस एक जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी? जूट शॉर्ट फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन, जिसमें यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है ईएसए, वो फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से एरियाने 5 लॉन्चर को लॉन्च करने वाली है। जुपिटर तक पहुंचने के लिए 2031 तक, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, वहां पर जाने के लिए ये पूरा एक सिस्टम लॉन्च किया गया है। जूस मिशन जो है, जुपिटर के सारे जितने भी मून्स हैं, सबसे बड़े बड़े गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, उनको वहां पर जो है भूभौतिकीय यथा स्थान उपकरणों का उपयोग करके वहां पे पहुंचा जाएगा। वहां पे ये देखा जाएगा कि इन मून्स का जो सतह है वो इनकी सतह बर्फीली है, जिनके बारे में उनका ये मानना है कि जल के महासागर मौजूद है, इसलिए वहां पर योग्य रहने की स्थिति बन सकती है। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए जूस मिशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और साथ ही साथ ये भी इस मिशन का एक लक्ष्य रहेगा कि बृहस्पति ग्रह की उत्पत्ति, इतिहास और उसका विकास भी समझने की कोशिश कर एक व्यापक तस्वीर बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके अंतर्गत बृहस्पति के रसायन विज्ञान, वहां की संरचना, वहां का मौसम क्या है, जलवायु कैसी है, वहां का वातावरण क्या है, इन सबका विश्लेषण किया जाएगा। इस मिशन में बृहस्पति की तीनों चंद्रमाओं की जांच की जानी है, लेकिन इसका बेसिक सबसे ज्यादा फोकस वो गैनीमेड जो है ना, वो सबसे बड़ा चंद्रमा है पूरे के पूरे हमारे सोलर सिस्टम का, वो दिया जाएगा। गैनीमेड इतना बड़ा है कि वो प्लूटो और मरकुरी से भी बड़ा है। और ये जो गैनीमेड है, ये अपनी खुद की चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को लेके आने में सक्षम है। इसको यहाँ पर जो है ये देखा जाएगा कि भाई जुपिटर में कितना अमाउंट में पानी है, और वहां में पृथ्वी के महासागरों में उपलब्ध जो भी पानी है वो 6 गुना से अधिक हो सकता है। इसकी संभावना है कि बृहस्पति ग्रह में भी कोई जीवन मौजूद है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इनको जो है यहाँ पर ये बताया है, इन चंद्रमाओं पर जो है वो कीटाणु, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से जुपिटर के मून्स यहाँ पर देखे गए हैं। जुपिटर है, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा देखा गया है। आसपास इसके ये जुपिटर का आप एक्सिस देखिए, इसके ऑर्बिट के आसपास ये 3 जो है वो आपको मून्स देखने को मिलेंगे, जिसमें ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आयरन हो सकता है, सिलिकेट हो सकता है, पानी हो सकता है, बर्फ हो सकती है। तो उस पूरे की जांच करने के लिए जूस मिशन है। तो जूस मिशन आप याद रखिएगा, जे फॉर जुपिटर, जुपिटर स्टार्ट करा, और ये नासा या इसरो का नहीं है। ये मिशन कौन स्टार्ट करा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप का। वही अगर मैं इसरो की बात करूं तो इसरो 2 मिशन ऑलरेडी कर रहा है। एक मिशन है इसरो का आदित्य L1, ये आदित्य L1 सन की स्टडी करने के लिए है। वही एक और मिशन है इसरो का, जैसे कि निसार सैटेलाइट, जिसमें निसार सैटेलाइट जो है वो नासा के साथ मिलकर के एक सैटेलाइट बना रहा है इसरो। तीसरा एक और मिशन है वीनस की स्टडी करने के लिए, जिसको शुक्रयान कहा जाता है, जो कि अगले साल लॉन्च होगा 2024। तो इस प्रकार से आप अपने ये तीनों के बारे में याद रखिएगा। इसरो अलग है, नासा का बिल्कुल अलग है। नासा अपना अलग मिशन स्टार्ट कर रहा है, वो डा विंची करके स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर वो वीनस की स्टडी करेंगे, जैसे हमने शुक्रयान नाम रखा। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, वो है डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग क्या है? यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डब्बा ट्रेडिंग में शामिल संस्थाओं पर कई नोटिस को जो है वो जारी करा है।
खुदरा निवेशक काफी सतर्क हो गए हैं जब वो स्टॉक मार्केट में सांकेतिक आश्वासित गारंटीकृत रिटर्न देने वाले इनमें से किसी भी उत्पाद का प्रयोग करके सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि ऐसा करना कानून द्वारा निषेध है। डब्बा ट्रेडिंग होती क्या है? डब्बा ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जो कि एक जो जो ट्रेडिंग यूजुअली होती है उससे अलग हटती है। अनौपचारिक व्यापार है जो स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर आता है, जिसमें ट्रेडर्स किसी भी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन देन किए बिना स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव पर लगा देते हैं, जैसे कि एक्सचेंज में किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये अलग से ट्रेडिंग किया जाता है जिसे डब्बा ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसके कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स तो नहीं है, आय या लाभ का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग को कराधान से बचने में सहायक होता है। ऐसे में उन्हें अपने लेन देन पर वस्तु लेन देन या लेन देन प्रतिभूति लेन देन करना नहीं होता है। और ये जो डब्बा ट्रेडिंग है ये अनुबंध किया गया है 1956 की धारा जो अनुबंध विनिमय है उसके तहत यहाँ पर किया गया, और इसमें 10 साल की सजा और 25 करोड़ तक का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। बेसिक बात क्या है, ये इसको क्यों हटाया गया? क्योंकि डब्बा ट्रेडर्स नकदी के उपयोग के परिणाम स्वरूप बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर आते हैं। इससे सरकारी खजाने को भी काफी नुकसान होता है इसमें, और ये ब्लैक मनी काले धन को भी प्रोत्साहित करता है, और जिससे क्या होता है धन शोधन और आपराधिक गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देखने को मिल सकता है। नियामक दायरे से बाहर होने की वजह से डब्बा ट्रेडिंग के में जो है निवेशक सुरक्षा, विवाद समाधान तंत्र, शिकायत निवारण तंत्र, इन सब के लिए कुछ हमारे पास औपचारिक प्रावधान होता नहीं है। आगे के लिए यही है कि जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर 1956 के, और यहाँ पर इनको ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी, ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर खुदरा निवेशकों को शिक्षित करने, डब्बा ट्रेडिंग के खतरों से अवगत कराने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। डब्बा ट्रेडिंग मोबाइल ऐप में, सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे ज्यादा किया जाता है, इसलिए इन प्लेटफॉर्मों को सबसे ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है, और इनके खिलाफ कार्रवाई अगर करी जाए तो वो और ज्यादा बेहतर है। तो ये डब्बा ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट न्यूज में चल रहा था, पैरेलल मार्केट आप कह सकते हैं। इसके अंदर जो एक मार्केट चल रही है ऑलरेडी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सब के तहत चल रही है, उसी के तहत एक और यहाँ पर मार्केट बन जाती है जिसको पैरेलल मार्केट कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इसमें आपको कोई केवाईसी नहीं कराना होता है, कोई मार्केट के कोई रूल्स नहीं होते हैं, मार्जिन भी कम है, ज्वेलर्स वगैरह यहाँ पर आराम से ये स्पॉट कर सकते हैं, और अलग से जो हमारे टैक्सेस होते हैं, सरचार्जेस होते हैं, हायर ब्रोकिंग कमीशन होती है, उनको बचाने के लिए जो है डब्बा ट्रेडिंग यहाँ पर ज्यादा प्रमोट की जाती है। तो उसको रोकने के लिए ये स्टेप लिए गए हैं, और इसको हम पैरेलल मार्केट के रूप में भी कह सकते हैं। हमारे एग्जाम में एक सवाल बन सकता है कि डब्बा ट्रेडिंग क्या चीज होती है? तो डब्बा ट्रेडिंग याद रखिएगा, ये एक अलग से अनरेगुलेटेड तरीके से अलग से चलने वाली ट्रेडिंग का नाम है, जो साथ साथ एक और रूप में चल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पर है क्या है। एग्जाम में डायरेक्टली इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी पूरा एक लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नेशनल मिशन इन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, इस वाले विषय में क्या किया जाएगा? इस वाले पूरे में यूनियन कैबिनेट ने जो है अभी एक मिशन को यहाँ पर जो है अलाउ करा है, जिसके अंदर इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम रहेगा 2018 में, जिसका पूरा आउटले है 3660 करोड़ रुपीस। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको स्टार्ट करा है, जो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, स्किल्स, इन सब के ऊपर ही पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये उस तरीके से आपको एक याद रखना है, लिख लीजिए इसको। ये भी एक मिशन है, और ये मिशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन सब में काफी ज्यादा हेल्प करने के लिए कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इसके अंदर ऐसे 15 साइकोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल हब बनाए जाएंगे और रिसर्च पार्क्स बनाए जाएंगे, जिसमें सारे के सारे अकेडमिक्स, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट सारे के सारे यहाँ पे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और इस मिशन के तहत उनका मेन जो फोकस होगा वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का होगा, स्किल डेवलपमेंट का होगा, इनोवेशन, नई नई चीजों को लेकर के आना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करना, साइबर फिजिकल सिस्टम स्टार्ट किए जाएंगे, जिसमें एक इंटरनेट को दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट करने की पूरी एक कोशिश की जाएगी।
और इसमें ये देखो, यहाँ पे देखिए आप, इसके अंदर इस तरीके से इंटरनेट को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें जितने भी टेक्नोलॉजी में जितने भी चेंजेस चाहिए, रिक्वायरमेंट है सोसाइटी के हिसाब से, इंटरनेशनली क्या क्या चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से वो चेंजेस किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इनोवेशन हब्स, ट्रांसलेशन रिसर्च हब, और टोटल 36,660 करोड़ रुपए का एक पूरा दिया गया 5 सालों के लिए, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा और स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो एक ऐसा साइबर फिजिकल हब बनाया जाएगा जिसका मिशन का नाम क्या रखा गया है, साइबर फिजिकल सिस्टम इंटरडिसिप्लिनरी। कैबिनेट ने इसको पहले ही अप्रूव कर दिया था, पर इसकी जो पूरा अभी बजट का पूरा जो पैसा निकला है और जो सारी चीजें हैं वो अभी इस समय की गई हैं। ठीक है भाई, तो ये भी आप इसको एक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज। रेलवेज जो है वो 2014 के बाद काफी इंप्रूव हुई है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवेज जो है भारत के 4th लार्जेस्ट नेटवर्क में आते हैं, और 1950 से 51 के बीच में काफी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई है। और ये देखा गया कि भाई रेलवेज जो है वो यहाँ पर, पहले ये बोला जाता था कि रेलवेज हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बर्डन है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन अब रेलवेज जो है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा हमारे भारत में इंप्रूव हुई है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे माल ढुलाई क्षमता में मूल्य प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण माल ढुलाई के हिस्से में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। इन्वेस्टमेंट भी जो है वो काफी कम हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अभी इसमें जो है वो देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है ना कि इन्वेस्टमेंट रेलवेज में काफी ज्यादा इश्यूज रहा है। परिवहन व्यय के प्रतिशत के रूप में रेलवे पर 1985 से 1990 56% से घट करके 30% हो गया है। और ऑर्गेनाइजेशनल जो संरचना है वो भी यहाँ पर काफी कम होगी, बिकॉज क्या होता है ना कि निर्णय लेने में काफी देरी हो जाती है, अपर्याप्त बाजार रहता है, टर्नओवर का समय धीमे हो जाता है, रेलवे परियोजनाओं के कार्य में देरी हो जाती है। इसकी वजह से वहां का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो काफी ढीला है। और जो संसाधनों का आंतरिक उत्पादन, ये भी काफी कैसा है कि कम हिस्सा होना, यात्री खंड के लिए कम और स्थिर कीमतें होना, सुरक्षा और सेवा वितरण की खराब गुणवत्ता होना, 98.4% की उच्च परिचालन लागत का होना, ये सब भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब इनको ठीक करने का क्या हिस्सा है, वर्तमान में रेलवे द्वारा जो अपनाए गए जो यहाँ पर क्रॉस सब्सिडाइजेशन मॉडल है उसको समाप्त करके सब्सिडी को युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए। रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए, रेलवे के लिए स्वतंत्र विनियामक टैरिफ ये लेकर के आना चाहिए। और जो भी यहाँ पर जो मुख्य गतिविधियां है ना रेलवे को चलाने के लिए, उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल, अस्पताल, पुलिस बल चलाने जैसे गैर प्रमुख जो गतिविधियां उनको छोड़ देना चाहिए। वर्तमान लेखा प्रणाली में विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं की लागत का वितरण प्रदान नहीं किया गया है। और नई ट्रेनों की शुरुआत करना, स्टॉप का समय निर्धारण करना, खैर ये चीजें काफी बड़ी हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी पहले से इम्प्रूव नहीं हुई है। ये चीजें तो काफी ज्यादा पहले से जो है अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो कुछ चीजें तो काफी अच्छे लेवल पे भारत के अंदर इम्प्रूव हुई है, बाकी वही है उनमें काफी सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट जो है अभी हमें और ज्यादा करने की जरूरत है। रेलवे जो है यहाँ पर एक निजी क्षेत्र की बड़ी मात्रा में भूमि पट्टे पर दे सकता है और राजस्व भी हमें अर्जित करके दे सकता है। स्टेशनों के विकास के लिए काफी ज्यादा सार्वजनिक निजी जो है साझेदारी समझौता करना। काकोदकर कमेटी का ऐसा कहना था कि रेलवे की सुरक्षा में सुधार के लिए 5 साल की अवधि में 1 लाख करोड़ के जो निवेश होना चाहिए। हमारे जितने भी ऐसे जो अवसंरचना के क्षेत्र जैसे कि सड़क है, बंदरगाह, हवाई अड्डे, इन सब के लिए भारत को यहाँ पर जो है निजी क्षेत्र को निवेश करने में हमें आकर्षित नहीं हो पाया है। तो जितने भी यहाँ पर बाधा डालने वाले बॉटल नेक्स हैं उनको यहाँ पर पहचानना चाहिए, और निजी क्षेत्र का जो निवेश है ना उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। निजी क्षेत्र का निवेश जब बढ़ेगा उससे ये बहुत फायदा मिलने वाला है। अगला आता है लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर। लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर क्या चीज है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है, सबसे बड़ा शक्तिशाली कण त्वरक है, जिसको यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 1998 और 2008 के बीच सैकड़ों विश्वविद्यालयों और प्रयोगशाला के 10,000 से अधिक वैज्ञानिकों के सहयोग से इसका निर्माण किया था। जेनेवा में इसको जो है पूरा देखा गया है, बनाया गया है। 27 किलोमीटर के अंदर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है जो है, ये एक बहुत बड़ी प्रोटॉन्स की एक एनर्जी निकालता है, पार्टिकल्स की, जो कि एक दूसरे के सामने होती है 27 किलोमीटर की रिंग के साथ। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जो क्रिएट होती है यहाँ पर, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक बिल्कुल टाइट बीम में रहते हैं और वो ट्रैवल करते हैं उन बीम पाइप्स के थ्रू।
इसका खास बात क्या है कि इस एनर्जी के अंदर आप कोई भी यहाँ पर जो है एक ऐसी कंडीशन बना सकते हो, ऐसी स्थिति बना सकते हो इस एनर्जी में, जो बिग बैंग के बाद केवल 1 सेकंड के अंशों के लिए मौजूद थी। साइंटिस्ट ने ये सारी चीजों को यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए बीम पाइप के साथ लगे डिटेक्टरों का उपयोग करते हुए पदार्थ और ब्रह्मांड में की प्रकृति में नई अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकते हैं। लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर ने पहले ही 2012 में हिग्स बोसोन की खोज की थी और 2013 में निष्कर्षों की पुष्टि की थी। हिग्स बोसोन एक ऐसा कण है जिसके माध्यम से अन्य कणों को के द्रव्यमान की प्राप्ति हो जाती है। तो एक तरीके से ये स्टार्ट किया गया। आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, कुछ जेनेवा में इस तरीके का इसको एक जो है पूरा तैयार किया गया फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर के रूप में। बहुत बड़ा इस तरीके से जाइजेंटिक मशीन जो है, एक बहुत ही विशालकाय मशीन के रूप में इसको क्रिएट किया गया है, बहुत लंबा समय लगा करके। और यहाँ जो है ये पूरा ये बता सकते हैं कि कोई भी ग्रेविटी वीक कब है, बहुत सारी हमारी जो मिस्ट्रीज है उसको सुलझा सकता है। और ये एक जैसे एक बिजली कड़कने में जितना वोल्ट करंट होता है ना, उससे भी ज्यादा ये करंट की क्षमता रखता है, इसलिए इसको ठंडा रखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। लार्ज हेड्रोन कोलाइजर जो है अपने महत्वपूर्ण घटकों को 0 से 271.3 डिग्री सेल्सियस पर अति ठंडा रखने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है भाई। और इसको देखते हुए कि मशीन को ठंडा करना और गर्म करना आसान तो होता नहीं है, पर कोशिश जो है वो इसमें जारी पूरी की जाती है। तो ये एक पूरा आर्टिकल है लार्ज। आपसे इसके एग्जाम में क्या बन सकता है, देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है या ये कौन सी कंट्री ने किया है। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि मैं आपको काफी सारी चीजें बता रही हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हमारे साथ जो है लागू करी। तो कंट्रीज ने क्या क्या चीजें यहाँ पर करी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सीधा सीधा यहाँ पर सीधा सवाल इसके ऊपर आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। लास्ट आर्टिकल है एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व विद कास्टिज्म, जातिवाद से जुड़े हुए कुछ नैतिक मुद्दे। अभी यहाँ पर क्या हुआ, आप जानते हैं कि अम्बेडकर जयंती थी, तो यहाँ पर विद्वान और एक नागरिक अधिकार के कार्यकर्ता आनंद तेंबलू बंडे ने अम्बेडकर जयंती की शाम में कहा था कि भारत पहले से कहीं ज्यादा अधिक जातिवाद हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी कास्टिज्म, जातिवाद से जुड़े हुए कुछ नैतिक मुद्दे हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था धर्म के आधार पर साथ ही नागरिकों के बीच भेदभाव पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था के कारण समाज में निचली जातियों के सामाजिक बहिष्कार की शुरुआत हुई, मनुष्य की गरिमा का विरोध होने लगा, असमानता इससे बढ़ती जाती है, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक असमानता बढ़ी है, समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। पूर्वाग्रह, निचली जाति के लोगों की जाति के कारण व्यापक पूर्वाग्रह है, सामाजिक गतिविधियों में उनकी गरिमापूर्ण भागीदारी में ये काफी बड़ी एक बाधा के रूप में आता है। स्टीरियोटाइप्स भी बहुत ज्यादा, रूढ़िवादिता काफी ज्यादा है, शोषण काफी ज्यादा हो रहा है। जाति व्यवस्था में जन्म आधारित व्यवसाय आवंटन की वकालत की जाती है, जिस कारण निचली जाति के लोग को हाथ से मैला ढोने जैसे अमानवीय व्यवसायों के लिए जबरदस्ती विवश किया जाता है, और ये सबसे ज्यादा यूपी में देखा गया। सीमांतीकरण, अलगाव की व्यवस्था होना, उत्पीड़न होना, उच्च जाति द्वारा निचली जाति के उत्पीड़न को मान्यता दी जाती है। विभिन्न घटनाओं में देखा जा सकता है, जैसे जूते पहनने को लेकर निचले वर्ग के लोगों को पीटना, ऐसी चीजें जो है बहुत कॉमन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि SC ST का जो एक्ट है एक बनाया गया था 1989 में, सख्ती से लागू किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे जो है नियम को लागू होना चाहिए। निम्न जाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा में एकीकृत करने के क्रम में उनके अधिकारों के बारे में काफी ज्यादा शिक्षित करने की जरूरत है। ये सरकार की काफी ज्यादा कोशिश भी रही है, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी इन चीजों में देखने को मिले। तो ये एक कोशिश होनी चाहिए। और साथ ही साथ जितनी भी ऐसी स्कीम होती है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी स्कीम्स को, ऐसी योजनाओं को निचली जाति से वहां का आर्थिक सशक्तिकरण करने की जरूरत है। प्रशासन और सक्रिय राजनीति में निचली जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की जरूरत है। जाति आधारित भेदभाव को करने की यहाँ पर जरूरत है। नैतिक पारिस्थितिक तंत्र को स्थापित करना, स्कूल और कॉलेजों में मूल्य आधारित शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर करने की जरूरत है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक क्वेश्चन भी लेके आई हूं मैं आज। ट्राइबल काउंसिल पढ़ेंगे सभी लोग। ट्राइबल काउंसिल, आदिवासी परिषद। ट्राइबल काउंसिल यहाँ पर क्या चीज है, इसको हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ट्राइबल काउंसिल जैसा शब्द क्या होता है या इसमें कितने लोग शामिल होते हैं। देखिए ट्राइबल काउंसिल का मतलब होता है कि जो लोग हैं वहां के, वहां के लिए बनाई जाती है। आप देख सकते हैं ये बनाई गई है टोटल, आप पढ़ सकते हैं। ये 10 हमारी ट्राइबल काउंसिल है जिनको हम ADC भी कहते हैं, जिसका नाम है
ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। असल में ये एक काउंसिल होती है जो कि एक ट्राइबल एरिया के लिए डेडिकेटेड होती है। एक पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया के लिए ये डेडिकेटेड एक ट्राइबल काउंसिल बनी होती है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ना, ये आप लोगों को पढ़नी है। 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये वाली हो गई असम की, नॉर्थ कचर, कार्बी एंगलोंग और बोडोलैंड, ये 3 वहां की है। मेघालय की खासी, जयंतिया, गारो है। त्रिपुरा की एक ही है। और लाई, चकमा और मारा, ये 3 है मिजोरम की। तो ये आपके हमारे 6th जो स्केड्यूल है, जो 6ठी अनुसूची है, उसमें इनके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। 6 शेड्यूल में सारी चीजों के बारे में लिस्टेड है, तो यही आप लोगों को पूरा याद भी रखना है, जिसमें इसके बारे में पूरा लिस्टेड है। ठीक है भाई, तो ये वाला आप क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर। यहाँ पे जो है ये पूरे लोग चुनते हैं यहाँ पर, जो ग्राम परिषद के कैप्टन है उनके द्वारा, जो गांव और बस्तियों के निवासियों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं, वही चुनते हैं इसको। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि 6 शेड्यूल में लिखा हुआ है, टोटल 6वीं अनुसूची में। ADC जो कि भारत के 4 स्टेट्स में है, आप उसको ATMM से याद कर लीजिए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। बस ये याद रखिएगा, मणिपुर यहाँ पर शामिल नहीं है। ये आपको याद करना है, मणिपुर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बाकी सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। नाम भी आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। इन सब पे हमारे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को? इसको लर्न कर लीजिएगा। ट्राइबल काउंसिल पे कई बार यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। इससे सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसको लिख लेना। कोई यहाँ पर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। चलो भाई आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग निकाली गई है, जो कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा निकाली गई है। और जिसमें 91 इंडिकेटर्स 82 कंट्रीज में देखा जाता है, जिसमें टॉप करने वाली है सिंगापुर, और बाद में आती है कनाडा और डेनमार्क। और यहाँ पर इंडिया जो है उन्होंने अपनी रैंक काफी इंप्रूव करी। बिजनेस में किस तरीके की चीजें हो रही है, कैसा है, उसके ऊपर ही रैंकिंग्स को निकाला गया। तो सारी स्टेटमेंट इसमें ठीक लिखी हुई है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग एक ये भी रैंकिंग है। आपसे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये निकालता कौन है, ये नेक्स्ट निकालता कौन है, एक ये सवाल। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि इंडिया इसमें इंप्रूव किया है या डिक्रीज किया है। ठीक है, इंडिया इंप्रूव किया है या डिक्रीज किया है, ये पूछा जा सकता है हमसे। इंडिया की इंप्रूवमेंट डिक्रीमेंट का ये सवाल हमारे एग्जाम में बन सकता है। समझ रहे हैं सब लोग? इतना आप लोगों को याद रखना है इस पे। चलिए यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा सारा कुछ अपना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक की चीजें सारी कंप्लीट कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। सारे के सारे फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर। बाकी यहाँ तक चीजें लर्न कीजिए। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।